अच्छा, जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट बताई होती हैं, या उसको बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। जब तक आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ये ट्रायल बैलेंस तक कैसे पहुंचते हो? पहले जर्नल एंट्रीज पास करते हो, फिर लेजर्स, और फिर ट्रायल बैलेंस। ठीक होगी बात? एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि आपका या तो जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा कि भाई फला फला चीज को एडजस्ट करने की जरूरत है, या वो आपको बताएगा कि ट्रायल बैलेंस में फला चीज हम लिखना भूल गए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताएगा कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं उनमें से कौन कौन सी चीज एडजस्ट करने की जरूरत है, और अगर लिखना भूल गए हैं तो वो ये भी बताएगा कि क्या चीज लिखना ट्रायल बैलेंस के अंदर भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट। एक एडजस्टमेंट वो आपको बताएगा, पहली एडजस्टमेंट अगर हम देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस की, मतलब ये कि वो ऊपर जो एक्सपेंसेस लिखे होंगे उसमें प्रीपेड कितने हैं वो नीचे आपको बताएगा। तो फिर क्या हम उस सारे एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में लिख देंगे या प्रीपेड उसमें से निकाल देंगे? अगर वो हमें ट्रायल बैलेंस में ये लिखा हुआ है, एक ऊपर लिखा हुआ है रेंट, ट्रायल बैलेंस में ये ना एक्टिव होके बैठना है, रेंट लिखा हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट में वो हमें ये बताएगा कि रेंट के अंदर इतना प्रीपेड है, और जितना प्रीपेड होगा वो तो फिर एक्सपेंस में नहीं लिखा जाएगा, तो एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे और करंट एसेट में जाकर लिख देंगे। अगर हम इसकी बात करें प्रीपेड एक्सपेंस होते कौन से हैं? एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड, एक्सपेंसेस पेड बट नॉट अकर्ड। ठीक होगी बात? अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? SOCI मतलब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में से माइनस कर देंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाकर प्रीपेड के नाम से करंट एसेट में लिख देंगे। और अगर वो हमसे एडजस्टिंग एंट्री पूछ ले तो वो क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ये अभी हमने पढ़ के आए एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में। अगर इसको एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं, ये जर्नल एंट्री नहीं होती। साइलेंट हो तो कौन सी वाली किया करें, एक्सपेंस टू प्रीपेड या प्रीपेड? वो जो साइलेंट हो, इसमें साइलेंट नहीं होती। ऊपर ना अगर रेंट लिखा हुआ है इसका मतलब एक्सपेंस में लिखा हुआ है, अगर ऊपर प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है प्रीपेड की एंट्री हुई हुई है, तो इसमें साइलेंट नहीं होता, ऊपर पता होता।
जी। अब आ जाओ, इनमें तीन बातें, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको एडजस्ट कैसे करना है, और इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या है। ये जो एडजस्टिंग एंट्री है, ये दोनों एक ही चीज है। एंट्री के ऊपर इफेक्ट लिखा हुआ है कि एक्सपेंस में से माइनस कर देना है और करंट एसेट में लिख देना है। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है उसको हमने इस तरह से एडजस्ट कर देना। उसके बाद आ गया एक्रूड एक्सपेंस। हाँ जी, डेफिनेशन आती है सबको एक्रूड एक्सपेंस की। एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस अकर्ड बट नॉट पेड। अकर्ड हो गए हैं, अब आपको बाद में बताया एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर कि भाई फला फला एक्सपेंस अकर्ड हो गए हैं लेकिन पेमेंट में नजर नहीं आ रहे, तो एक्सपेंसेस में प्लस कर देंगे और करंट लायबिलिटी मिलेगी। एक्सपेंसेस में प्लस और करंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर ऐड कर देंगे एक्सपेंसेस में, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां लिखेंगे जाकर, करंट लायबिलिटी में, और किस नाम से लिख देंगे, एक्रूड। अच्छा, एक्रूड एक्सपेंस का नाम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंसेस इन अरियर्स। अगर इसकी एडजस्टिंग एंट्री की बात करें तो अगर तो ये टॉपिक जो फाइनल अकाउंट का टॉपिक है कि बंदा एक्रूअल एंड प्री पेमेंट के बाद पढ़ेगा तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा कुछ ही, और अगर पहले पढ़ेगा तो फिर थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो एडजस्टिंग एंट्री इसकी क्या होनी है, एक्सपेंसेस डेबिट एक्रूड एक्सपेंस। ये जो एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं क्या मतलब है इसका, एक्सपेंसेस बर्डन, और एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब है लायबिलिटी है। ये तो मुझे लगता है आज हम ज्यादा कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन की बजाय 4-5 कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, और नहीं थोड़े टाइम में ज्यादा हो सकता है। आप लोग बैठो, चल फिर पहले बताते हम डेप्रिसिएशन थोड़ा और भी पढ़ सकते थे, चलो बाद में, नमाज के बाद चलेंगे। एडवांस इनकम, एडवांस इनकम का एक और नाम भी है, अनअर्न्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर इनकम रिसीव्ड बट नॉट अकर्ड, इनकम में प्लस होगा या माइनस, माइनस होगा, क्योंकि अकर्ड तो ही नहीं, और एक्रूअल कांसेप्ट कहता है अकरेंस पे लिखो, तो लेस फ्रॉम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर करंट लायबिलिटी। जी नहीं, इनकम गिवन होगी, जिस इनकम में से माइनस करना होगा ना उस इनकम का नाम होगा उसके अंदर, उसी अपनी इनकम में से जाकर माइनस हो जाएगा। कमीशन होगा तो कमीशन से माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट में से माइनस हो जाएगा। और इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास हो रही है, इनकम कम हो रही है तो इनकम डेबिट अनअर्न्ड इनकम। हाँ जी, क्लियर होगी बात, क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस भी हो गया, एक्रूड एक्सपेंस भी हो गया, एडवांस इनकम भी होगी। अब क्या आ गया,
एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है? इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम तो इनकम में ऐड होगा या नहीं? ऐड होगा। अभी तक रिसीव नहीं हुआ तो रिसीवेबल भी हो गया। तो चलिए जी, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, इनकम अकर्ड बट नॉट रिसीव्ड। SOCI में क्या होगा इसका? एड इन इनकम, एड इन इनकम। और SOFP के अंदर क्या होगा? करंट एसेट में। और अगर एडजस्टिंग एंट्री देखेंगे तो एक्रूड इनकम डेबिट इनकम करेक्ट। हाँ जी, 4 बातें होगी। एक 5वीं बात कर लेते हैं आज के दिन की। आप सुना करो, लिखा ना करो। अगर आप जमान कहेगा पहले जब मैंने कहा था तो नहीं किया था। पीरों के पास तो मुवक्कल होते हैं, वो तो मुवक्कल ही बता देते हैं हमें। आपने लिख लिया था? चलो ये आप भी लिख। अच्छा देखा ना, फिर मुवक्कल पहुंच गए थे। चले आज की लास्ट एडजस्टमेंट, फिर सवाल पे चलते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन के बारे में 2 बातें। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, पहले ये याद रखना। ये डेप्रिसिएशन की बात हो रही। डेप्रिसिएशन अगर क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में गिवन हो तो सिर्फ एक्सपेंस में लिखना है बस। याद रखें जो चीज ट्रायल बैलेंस में होती है वो एक जगह लिखी जाती है बस, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीज आती है उसको हमेशा 2 इफेक्ट हो। ट्रायल बैलेंस वाली हर चीज एक जगह पर आएगी, या एसओसीआई में या एसओएफपी के अंदर, और जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर चीज होगी वो हमेशा उसके 2 इफेक्ट, और वो कुछ भी हो सकते हैं। वो दोनों एसओएफपी में आ सकते हैं, दोनों एसओसीआई में आ सकते हैं, एक उधर आ सकता है। तो जो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन होगी वो सिर्फ अदर एक्सपेंस में लिखी जाएगी। और अगर वो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में आ जाएगी तो एडजस्टमेंट वाली डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक तो इसको एक्सपेंस में लिखेंगे, दूसरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड भी करेंगे, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय नेचर क्रेडिट है, तो क्रेडिट में क्रेडिट जाकर ऐड हो जाएगी। एक तो एक्सपेंस में लिखेंगे जो डेप्रिसिएशन इस साल की आ रही है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट भी तो हो रही है, उसके अंदर जाकर अच्छा एक और भी इफेक्ट ले सकते हैं। अब ऐड ना करें, अब ऐसा करें एसेट में से माइनस कर दें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करते हो? माइनस। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दो और इस साल वाली डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर दो, या दोनों को प्लस करके माइनस कर दो। मिसाल देता हूं, आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले पड़ी हुई है 400 और एसेट पड़े हुए हैं 1200 के। इस साल डेप्रिसिएशन आ गई 100 रुपए, ये ट्रायल बैलेंस में फाइंड की हमने। अब इस 100 रुपए को एक तो लिख देंगे किस नाम से? डेप्रिसिएशन के लिए। दूसरा ये 100 रुपया पहले इसमें ऐड करके फिर माइनस कर देना, या 1200 में से 400 भी माइनस कर देना और 100 भी माइनस।
मतलब जो ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन आएगी वो अपने एसेट से भी माइनस होगी और एक्सपेंस में भी जाएगी, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर पड़ी होगी डेप्रिसिएशन वो अपने एसेट में से माइनस हो चुकी है, सिर्फ एक्सपेंस में लिखे। और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में पड़ी है वो सिर्फ अपने एसेट में से माइनस होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जाती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपने एसेट में से माइनस होती है। और लेकिन जो एडिशनल कुछ मोस्टली रेट नहीं दिया होता, रेट फाइंड तो करेंगे ना, लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मोस्टली ट्रायल हाँ तो उसको ट्रायल बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस साल फाइंड करेंगे ना उसकी एंट्री तो ये पास करेंगे ना। तो ये वाली जो इस साल हमने फाइंड किया रेट लगा के, अब उसको एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी लिखेंगे और ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन पड़ी होगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके अंदर जाकर ऐड भी कर दें, या पे माइनस कर देना एसेट में से दोनों को, या दोनों को प्लस करके माइनस कर। आज के दिन की एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट होगी। आओ जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने की एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अच्छा, अब ना हुआ ये है कि हमने रूटीन से ज्यादा एक सवाल पढ़ लिया है तो हम अगले सवाल पे जाने लगे। मैं 7वां क्वेश्चन करवाने लगा, ठीक है। अब पहला अब करना आपने ये घर से, अब देखे ना आपने काम छोड़ना नहीं है, कोई जितना काम दिया जाए ना आप अपनी नींद कंप्रोमाइज करो, अपना मोबाइल का यूजेज कंप्रोमाइज करो, कुछ भी डेली का टारगेट अचीव करना। अब आपके जो सवाल पहले कितने करने थे आपने 3, अब एक मैं करवाने लगा हूं 7वां, आपने फिर चौथा 5वां 6वां आपने खुद कर लेना और 7वां भी दोबारा करना। किया हुआ सवाल दोबारा करने में तो टाइम नहीं लगेगा ना। आओ जरा एक्टिव होके बैठना है क्योंकि ये पहला सवाल है, पूरी तरह सीखना है। जितने अच्छी तरह सवाल सीखोगे उतना ज्यादा 20 नंबर का पेपर में सवाल आता है। ये टोटल 24 नंबर आए हमारे इस टॉपिक में से, 50 वाला पास होता है। 10वें चैप्टर में से मिनिमम 24 नंबर का पेपर आ रहा है। 4 नंबर का पेपर मैंने संडे को करवाना है, मतलब स्पेशल संडे स्पेशल 4 नंबर का पेपर वहां से उस दिन करवाऊंगा, और 20 नंबर का पेपर हमने स्टार्ट कर दिया और इंशाल्लाह इस संडे तक आने तक ना इसके ऊपर भी थोड़ी सी ग्रिप आ जाएगी, एवरेज कितना होगा? सारा ही हो जाता है। जी, किस टाइम का इश्यू जरूर आता है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे। अब हर चीज की प्रैक्टिस हम करके जाएंगे, हम पहले टाइम अपना एलोकेट कर लें। चलो जी, आओ जरा वापस आओ, जो अपनी एकेडमी बंद कर दो इधर। बाद में लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक 31 दिसंबर, और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को कहते हैं। नसीम ट्रेडिंग नाम है एंटिटी का। स्टॉक 1115 ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड। नहीं बताओ ना, बस पर कोई नई चीज आ गई तो उसको देख लेंगे। फ्यूल एंड पावर, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स, कैरेज आउट, कैरेज ऑन परचेज, ये कैरेज इन होता है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इन होता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। बिल्डिंग, फ्री होल्ड लैंड, मशीनरी, पेटेंट, ये हमारा नॉन करंट एसेट होता है बट इनटेंजिबल। सैलरीज, जर्नल एक्सपेंस, ड्राइंग्स, इंश्योरेंस, सुंदरी, डेटर्स, सेल्स, रिटर्न आउटवर्ड, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स और रेंट। रेंट क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, रेंट क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, तो इनकम। यहां तक ओके है? आगे चलते हैं। अब आ गई हमारी एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट होते हैं, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। हम साथ साथ पेपर में भी हम यही करेंगे। पेपर में थोड़ी और टेक्निक होगी, अब हल करते वक्त कोई और टेक्निक होगी। हमने अभी जो भी इफेक्ट आना है इसको ऊपर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही एडजस्ट कर देना, और उसका एक नाम भी आप उसको बोल सकते हो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या कह सकते हो? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस।
आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 136,000, बताओ इसको क्या क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं और करंट एसेट में लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में लिखते हैं और करंट एसेट, कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करते हैं। और अच्छा, असल होता क्या है भला, ओरिजिनल बात क्या है, और कॉस्ट ऑफ सेल से माइनस क्यों कर रहे हैं ये जरा सुने। हमने स्टॉक परचेज किया, इधर खरीदा, क्या लफ्ज उसको लिखते हैं? परचेज। अब उस परचेज में से जो स्टॉक बच गया उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने लिखनी है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है जो स्टॉक बिक गया उसकी कॉस्ट। तो परचेज में से असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल से नहीं माइनस कर रहे होते, परचेजेस में से माइनस कर रहे होते। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि वो अभी सेल नहीं हुआ, वो हम अपने लिख देते हैं एसेट्स के अंदर, करंट एसेट के अंदर। तो जो बिक जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से क्या चीज बन जाता है? एक्सपेंस। हमने पढ़ा था ना, इन्वेंट्री जब बिकती है तो एक्सपेंस में लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। तो क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि अभी तक सेल आउट नहीं हुआ तो इसलिए परचेज से निकाल देते हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक तो अभी एक्सपेंस हुआ ही नहीं क्योंकि ये अभी बिका ही नहीं, तो परचेज से ये निकाल देते हैं और जाकर कहां लिख देते हैं? एसेट्स के अंदर। मशीनरी और बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, मशीनरी को भी 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, बिल्डिंग की भी 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। ऊपर मशीनरी की अमाउंट भी गिवन है, बल्कि करते जाते हैं साथ साथ। और जरा मशीनरी किधर है आपकी? ये मशीनरी, इसका 10% ले ले, कितना आएगा? 40,000। अब 40,000 एक्सपेंस में भी लिखेंगे और 40,000 एसेट में से माइनस भी करें। 40,000 आप इधर ही नीचे लिख लेते हैं, एक हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000 आ जाएगा और 40,000 इसमें से माइनस भी करें। अक्यूमुलेट ऑप्शन है नहीं ना, तो डायरेक्ट एसेट में से माइनस कर देते हैं। अब बिल्डिंग का भी 10% है, ये बिल्डिंग पड़ी है 6,40,000, इसका 10% लेते हैं, 64,000 डेप्रिसिएशन के नाम से भी आ जाएगा और एसेट से माइनस भी हो जाएगा। 6,40,000 है ना। अब आप लोगों का ये दो नए एक्सपेंस आ गए एक्सपेंस वाली साइड पे, और साथ अपने एसेट में से हम माइनस भी करेंगे जाके, ये साथ वर्किंग भी कर रहे हैं ताकि जैसे सवाल खत्म हो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। वो जैसे आपकी मर्जी, दोनों को अलग अलग माइनस कर दो या प्लस करके माइनस कर दो। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स 20%, ये पेटेंट्स की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहना, पेटेंट्स की डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहना। तो पेटेंट्स की डेप्रिसिएशन कितनी है जनाब? पेटेंट्स हैं कितने? 1.5 लाख। 1.5 लाख, इसका 20% लिया तो 30,000 यहां से माइनस कर देंगे और अमोर्टाइजेशन के नाम से 30,000 हमारा एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो डेप्रिसिएशन का क्या करते हैं, एक तो जो डेप्रिसिएशन फाइंड करके एक्सपेंस में भी लिखा और अपने अपने एसेट में से, और अगर क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी होती तो उसमें जाकर ऐड कर देना, ऐड करके फिर माइनस उसमें होना ही होना है। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई, 1 कंप्लीट होगी। तीसरा, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अमाउंटिंग 30,000 आर अनपेड। बताओ क्या है ये? अक्रूड एक्सपेंस, सैलरी में ऐड और करंट लायबिलिटी। गॉट इट? सैलरी में ऐड, ना समझ लगे तो साथ साथ पूछ ले, क्योंकि 20 नंबर का मामला है, 20 नंबर का नहीं, पास होने का मामला है। क्योंकि अगर आपके इस चैप्टर के 24 नंबर आ जाते हैं तो बाकी 76 नंबर में से हमें 24 नंबर चाहिए। अगर इसके हम 24 नंबर पक्के कर लेते हैं तो बाकी 76 मार्क्स में हमें 24 नंबर चाहिए होंगे बस पास होने के लिए। तो इसलिए इस टॉपिक को तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। और ये इतना आसान टॉपिक है
कि हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है और देखना है कहां कहां इसको एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद फिर हम बना लेंगे एसओसीआई और एसओएफ। अब आगे देखिए जरा, एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन ही है, बस नाम अमोर्टाइजेशन है। एक अपने एक्सपेंस में जाएगा, दूसरा अपने एसेट में से माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सैलरी का भी कर लेते हैं। सैलरी किधर पड़ी है आपके पास? ये सैलरी, इसमें 30,000 और दूसरा करंट लायबिलिटी में आ जाएगा किस नाम से? एक्रूड। कितनी अमाउंट से? 30। ठीक होगी बात ये, क्योंकि अगर एक्रूड सैलरी पहले पड़ा होता तो उसके अंदर ही ऐड कर देते, और अगर कोई चीज ना पड़ी हो ना तो एसेट हो तो डेबिट साइड पर लिखा करो, लायबिलिटी है तो वहां पे हम ऐसे राइट नहीं कर पाएंगे, पेपर भी हमारे पास एक होगा। आपने जैसे करना क्या है, जैसे ही आपने पढ़ा ना सैलरी 30,000 है, वहां सैलरी का एक बॉक्स होगा, वहां पर क्लिक करेंगे और उसमें वो ऑप्शन कर लेंगे जिसमें 3 लाख प्लस 30,000 लिखा होगा। साथ साथ उसमें भी साथ साथ वो बॉक्स फिल करते जाएंगे आप। ये दोनों एक ही पेज स्क्रीन पे होंगे? एक ही स्क्रीन एक ही होती है, वो सारे बॉक्स बने होंगे और जो जो आप लोग एडजस्टमेंट पढ़ते जाओगे ना, वो उस एडजस्टमेंट का बॉक्स जाकर ओपन करते जाओगे। आप लोगों का सवाल पढ़ते पढ़ते ही खत्म हो जाता है। जो एंड पे बॉक्स बच जाएंगे ना, वो वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी जो ट्रायल बैलेंस में लिखी होगी। जो एडजस्टमेंट वाली होगी उनको एडजस्ट करके बॉक्स फिल कर देंगे, और जिसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी वो एज इट इज वैल्यूज आ जाएंगी। एक्सपेंस की है एक्सपेंस आ जाएगा, एसेट है तो एज इट इज एसेट आ जाएगा। अभी तो पहला सवाल है 8 से 10। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹13,000। बताओ इंश्योरेंस का शेयर क्या करोगे? शेयर इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, हाँ तो क्या करेंगे? एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? वो 1 मिनट, इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और करंट एसेट में लिख देंगे। इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे और करंट, आओ जरा, ये इंश्योरेंस पड़ी है आपके पास, इसमें से माइनस करो, कितना? 13,000, और लिखेंगे कहां? करंट एसेट में, तो यहां पर एक लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 13,000। ठीक होगी बात? ये प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ये तो मैं आपको इसके एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको लिखे बगैर। उसके बाद है रेंट रिसीवेबल इज 20,000। रेंट रिसीवेबल ये अनअर्न्ड है या अक्रूड है? अक्रूड है। रिसीवेबल है तो इनकम में ऐड करंट एसेट, इनकम में ऐड, ये बड़ा इनकम उसमें कर दिया, और करंट एसेट में जाकर लिख दिया रेंट रिसीवेबल, कितना? बस अब इस जो एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं ऊपर, अब एसओसी और एसओएफ बना। क्या करना है? सबसे पेपर में हमारा की और टेक्निक होती है, क्योंकि पेपर में टाइम कम, हमने कम टाइम में करना होता है। इसमें हमने पहले काम क्या किया कि जो चीजें तो इंफॉर्मेशन वैल्यू गिवन थी उसी में ही प्लस माइनस कर दिया, और जो चीज नहीं थी, एसेट है तो एसेट साइड पर लिख दिया, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड पर लिख दिया। अब आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बच गया आपके पास, जिस चीज में आपने एडजस्टमेंट नहीं की वो एज इट इज लिखते जाओ, और जिस चीज में एडजस्टमेंट की है उसको अपडेट करके लिखो। सवाल हो गया। अब कहते हैं करो जरा स्टार्ट क्वेश्चन, कंप्लीट करते हैं। और कल भी आप लोगों ने कोई वैल्यू ऊपर नीचे लिखवा दी थी तो हमारा सवाल ठीक नहीं हुआ, और एक तो उसका ट्रायल बैलेंस में ठीक नहीं था, तो वैल्यूज ध्यान से लिखवानी है। अच्छा, 2-4 लोग ना इसका ना प्रिंट ले ले। ट्रायल बैलेंस ठीक था तो फिर सवाल हमेशा ठीक आता है। अगर ट्रायल बैलेंस ठीक है ना तो जवाब हमेशा ठीक है। तो वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन भी आपको दे दूंगा। इसका सोल्यूशन करके ना पहले एक दफा आप खुद हल करो, वरना सोल्यूशन की ना आदत हो जाती देखने की। एक दफा पूरी असाइनमेंट हम खुद हल करते हैं, बल्कि जैसे आप करके आओगे ना, कल मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। पहले आपके सवाल चेक करूंगा फिर सोल्यूशन। यदि बहुत सारे बच्चे अफ्तारी के लिए बेताब हैं तो फिर हर सवाल की अलग अफ्तारी होगी, इंडिपेंडेंट अफ्तारी। चलें जी।
सबसे पहले नसीम ट्रेडिंग, चले वापस आओ वापस। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। अब जरा खामोशी यार, क्वेश्चन करो साथ मिलके, अपने अपने कैलकुलेटर निकालो, साथ साथ हल करने सबने। सबसे पहले सेल्स ढूंढो, 1975600, 19756। अब और दो चीजें ढूंढो, सेल रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड। क्या है क्वेश्चन से ढूंढो क्या, और वो किस साइड पर होगा, डेबिट साइड पर। अगर होगा तो रिटर्न इनवर्ड। मोबाइल खोलने ऐसे बात करनी। क्या हुआ, मोबाइल खोलने, मोबाइल में अगर आपके पास है, मोबाइल पे ओपन कर ले, रिटर्न इनवर्ड। $13,000। अब डिस्काउंट अलाउड ढूंढे, नहीं है तो बस इसको क्लोज करके मुझे बताएं नेट सेल्स कितनी आ गई। 196,200। डन। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले हम ढूंढते हैं ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक शुरू में गिवन था 115,200, 115,200। इसमें हमने ऐड कर देना है परचेज। अब मैंने परचेज के बारे में ये बताया था कि इसमें वो नेट करके भी लिख देता है, डायरेक्ट भी लिख देता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन, हम एंड पे टोटल देख लेंगे। हाँ जी, परचेजेस ढूंढो जरा, 813500, 813500। परचेज रिटर्न अगर मिलेंगी तो क्रेडिट साइड पर होंगी। हाँ जी, क्रेडिट साइड पर एंड पे वैल्यू लिखी हुई है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउट 10,000। कैरेज ऑन परचेज था मेरे ख्याल में, कैरेज इन जिसे कहते हैं वो कैरेज ऑन परचेजेस होता है। कहां पर है कैरेज ऑन परचेजेस, 40,800। ऐड कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहां होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, 136,000। ये सारी चीजें क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। अब करो जरा प्लस माइनस और मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ सेल आपने कितनी फाइंड कर, 823। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देंगे तो जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। करो जरा माइनस, 11,385। पता है यहां तक के हिस्से को बोलते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब उसके बाद हम चलते हैं अदर एक्सपेंस माइनस कर, लेस अदर एक्सपेंस। अब जो तो एक्सपेंसेस का कोई एडजस्टमेंट नहीं थी वो तो एज इट इज आ जाएगी, और जिसकी एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट करके लिखते हैं।
अब सबसे पहले हमारे पास आ गया वेजेस। वेजेस के बारे में नीचे कुछ भी नहीं बताया हुआ था। कितना? 169,600 169,600। फ्यूल एंड पावर 94600। फ्यूल एंड पावर 94600। उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स कितना? 6400 64,000। ये भी हो गया। कैरेज ऑन परचेज हो चुका है। बिल्डिंग हमारा एसेट है, फ्री होल्ड लैंड हमारा एसेट है, मशीनरी, पेटेंट, सैलरीज। सैलरी 3 लाख से लिखेंगे या 3,30,000 से? 3,30,000 से। 3 लाख। और हमेशा इसके कितने इफेक्ट आएंगे? 2। एक ये आ चुका है और एक ये इधर लिख दिया। दोनों इफेक्ट लिखोगे तो जवाब बराबर आएगा, एक इफेक्ट लिखोगे जवाब बराबर नहीं आएगा। हाँ जी, तो सैलरीज 3 लाख प्लस 30,000। 3,30,000। सैलरीज के बाद जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 60,000। इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस हमारे पास गिवन है 104,900 पहले, और उसमें 13,000 प्रीपेड है, वो माइनस कर देंगे। 104,900 माइनस 13, 91,900। कोई समझ लग रही है ना? 13,000 है। सन्डी डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं। लो जी, एक्सपेंसेस वाली डील खत्म, अब डेप्रिसिएशन आ गई बस। इंश्योरेंस आपके पास 13,000 की एडवांस एडजस्टमेंट जब पड़ी थी, तो एडवांस को क्या करते हैं? एक्सपेंस में से माइनस करके करंट एसेट में लिखते हैं। तो यहां से माइनस करके करंट एसेट। अब जो आपने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लिखी हुई है, ये किधर जाएगी? ये भी तो एक्सपेंस में आएगी। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन कितनी है? 30,000। डेप्रिसिएशन कितनी है? 40,000 एक, 64,000 एक। दोनों को अलग अलग लिख लें या दोनों को प्लस करके लिख लें? 40,000 एक, 64,000। उसके बाद और कोई चीज हमारे पास जो एक्सपेंस में लिखने वाली रह गई हो, और खत्म। अगर आप कहोगे ना कि सर कुछ चीजें और भी हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये जो 13,000 लिखा हुआ है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। ये रेंट रिसीवेबल इधर लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, बस बाकी खत्म। करो जरा सबको प्लस। 944,100। चेक कर ले, बाकी लोग भी क्रॉस चेक हो जाएगा। 944,100 हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ जी, 111,385,500 माइनस 944,100। 19,44,00। यहां तक पहले ओके करो, फिर आगे चलते हैं। रेंट तो इनकम है। फाइनेंस कॉस्ट है कहीं? ऐड अदर इनकम। और अदर इनकम में सिर्फ क्या है? रेंट। 1,80,000 पहले का पड़ा हुआ है और 20,000 रिसीवेबल ऐड किया है।
रेंट रिसीवेबल का क्या करना था, रेंट में ऐड और करंट एसेट, कितना आ गया ये 2 लाख। आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट। हाँ जी 194,400 में 2 लाख ऐड कर दे, कितना आ गया 3944। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बन गई। चलें, इतनी है हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अच्छा आप देख लें कि कोई चीज अगर मिस हो जाएगी तो बाद में वो देख लेंगे, फिलहाल इसका जो फॉर्मेट है वो यही है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फर्क भला क्या आना है, सिर्फ जो एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं जो जहां जहां लिखनी है वो लिखने के बाद आपका जवाब ठीक है। अब आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नाम आएगा नसीम ट्रेडिंग, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015। सबसे पहले क्या लिख लें, नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, नॉन करंट एसेट्स में आ जाए, जरा शुरू से चलते हैं। सबसे पहले आपको मिला बिल्डिंग, बिल्डिंग 6,40,000 माइनस 64,000, ऐसा ही होगा ना, 6,40,000 उसमें से डेप्शन माइनस करके लिखे। बिल्डिंग 6,40,000 माइनस 64,000 कितना 576। बिल्डिंग के बाद लैंड है, लैंड एप्रिशिएट होती नहीं है, 2 लाख। लैंड के बाद मशीनरी, हाँ जी मशीनरी कितनी वैल्यू की पड़ी हुई है, 4 लाख में से डेप्रिसिएशन कितनी आ गई थी 40,000, तो लिखेंगे कि इस पे 3,60,000। मशीनरी के बाद पेटेंट, पेटेंट्स लिखे हुए हैं 150,000 से, पेटेंट कितने लिखे हुए हैं 150,000 से माइनस 30,000, 120,000। क्लियर होगी बात। सर आपने बोला लैंड पे डेप्रिसिएशन या बिकॉज़ ऑफ 8% तो उसमें लैंड एंड बिल्डिंग भी था तो कॉस्ट पर आ गया एक्सपेक्टेड, तो वो बिल्डिंग की होगी, लैंड लैंड की नहीं होती। लैंड एक सूरत में होती है अगर लीज भी हो तो, हमने इनको इकट्ठा क्यों लिया, लैंड एंड बिल्डिंग की टोटल वैल्यू इकट्ठी लिखते होते हैं, लेकिन जब डेप्रिशिएट करेंगे ना तो लैंड को निकाल के करते होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब करते हैं ना तो लैंड की वैल्यू को माइनस करके बिल्डिंग पर डेप्रिशिएट करते हैं। हाँ जी, पेटेंट के बाद कोई आपके पास कोई है नॉन करंट एसेट, चलो जी फिर इसका टोटल बता दो। 1256000। ओके होगी बात। अब चलते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टॉक, कितना कीमत था 136,000। स्टॉक के बाद क्या लिखते होते हैं, रिसीवेबल, सन्डरी रिसीवेबल,
मुख्तलिफ, छोटे मोटे नहीं, मुख्तलिफ। 2,90,000। वो तो अदर रिसीवेबल है, वो डेटर्स तो ना हुए ना। सैलरी भी जो होते हैं वो सन्ड्री का मतलब होता है कि डेटर्स एक से ज्यादा है, अकाउंट रिसीवेबल है। हाँ जी, उसके बाद अपने करंट एसेट्स देखते हैं, सीक्वेंस में देख लिया करो ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। यहां पर ये देखे पड़े हुए आपके पास, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखते होते, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में आ चुका है। कैश, कैश इन हैंड कितना है? 10,800। बैंक, बैंक कितना है? 52600, 526। उसके बाद हमारे पास एक है प्रीपेड इंश्योरेंस, है प्रीपेड इंश्योरेंस। ये 13,000 से जो एडजस्टमेंट वाली बात की थी हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस और रेंट रिसीवेबल, ये दो हमारी एडजस्टमेंट से करंट एसेट आए हुए हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 13,000 से, और दूसरा कौन सा करंट एसेट आया हुआ है? रेंट रिसीवेबल। वो कितनी अमाउंट से था? 20,000। वो जो 1,80,000 में ऐड कर दिया था और करंट एसेट में लिखना। तो जो एडजस्टमेंट वाले हैं वो भी लिखने हैं, और जो ट्रायल बैलेंस में पड़े हुए हैं, सेम नाम आ जाए तो ऐड करके लिख दो, डिफरेंट नाम है तो अलग अलग लिख दो। और कोई करंट एसेट है बताएं, वरना इसका टोटल कर दे। 522,400 टोटल एसेट्स। 1256000 में 522,400 प्लस कर 177,840। ये हमारे पास एसेट्स वाली साइड बन गई। अब आ जाए इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी, हाँ जी बताएं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितना अवेलेबल है? 12,40,000। कैपिटल। प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 394400। क्या क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स हैं? ये ड्राइंग 12,000। हाँ जी बताएं कितना आ गया? 1622,400। अब उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी ढूंढो, कोई लोन वगैरह मिले तो। आप ये क्रेडिट साइड पर, ये एंड पे यही चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें आपकी सेल्स हो चुकी है, रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, कैपिटल भी हो गया, क्रेडिटर्स और रेंट कुछ भी नहीं, तो करंट लायबिलिटी भी चले। फिर क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स 126,000। क्या कोई एडजस्टमेंट से भी आई हुई है लायबिलिटी? कौन सी? अक्रूड सैलरी 30,000 वाली। और कोई करंट लायबिलिटी मिले तो बताओ, क्योंकि लायबिलिटी अगर ट्रायल बैलेंस में पड़ी होगी तो क्रेडिट साइड पर ही पड़ी होगी, वो तो नहीं है। इधर से सिर्फ एक ही लायबिलिटी है, बाकी सारे एसेट थे। ऐड कर दो 156,000 टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। चल मुबारक हो।
वरना आज मैंने जाने तो नहीं देना था। 1778400। अब आपने, क्योंकि डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस सिर्फ 7वें क्वेश्चन के अंदर है, पिछले जो 3 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक्रूवल और प्रीपेमेंट है, तो आपने जो क्वेश्चन करने हैं 4, 5, 6 और 7 यही है। इसको पहले दोबारा इसको ही कर लेना, फिर आपका बाकी सवाल बड़ा जल्दी हो जाएगा।